हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जून 2012 का पेपर 3 कर रहे थे। उसमें 30 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ और उसके बाद थोड़ा कुछ काम आ गया था तो हमारा गैप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग उसका बचा हुआ पेपर करने वाले हैं। 31 से इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो 30 क्वेश्चंस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आज 31 से मैं आपको शुरू करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो बी रेडी। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बोरिंग वाले शुरू हो रहे हैं बट कोई बात नहीं, मज़े करेंगे। अभिकथन क्या है? ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है, ठीक है। ललित कला में जो है फाइन आर्ट्स, मतलब उसमें कोई भी पर्टिकुलर रचना है उसके लिए कहते हैं कि कल्पना, आपकी इमेजिनेशन, आपकी एब्स्ट्रैक्शन और आपकी अभिव्यंजना, इनका एक तरह से तालमेल ज़रूरी है, इनका एक मिक्सचर ज़रूरी है कोई भी क्रिएशन के लिए। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि। और उसके आगे ये मतलब कला समीक्षा का क्वेश्चन है ना, ये सब हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। उसके आगे कला सृजन, कोई भी कला को सृजन कर रहे हैं उसमें कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। मतलब जो इमेजिनेशन होता है वो बिंब मतलब किसी भी चीज़ की इमेज हमारे अंदर जो क्रिएट होती है वो, तो उसके निर्माण में जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो बिंब क्रिएट करती है। बिल्कुल सही है। हम जब आर्ट एंड इमेजिनेशन पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है ये। एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है। एब्स्ट्रैक्शन का जो मतलब है वो रूप की रचना से है। उसको वो रेखाओं और जो शेप है और जो है ना उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो रूप और रंग पे एब्स्ट्रैक्शन डिपेंड करता है। और अभिव्यंजना जो है वो भाव से संबंधित होती है, जो एक्सप्रेशन है आपके उससे संबंधित। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। चलिए 32 देखते हैं। भारत में आरंभिक रॉक कट वास्तुकला पर स्पष्ट रूप से काष्ठ वास्तु का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। हम आरंभिक वास्तुकला जो चालू हुई है, आप जानते हैं, उसका श्रेष्ठ उदाहरण हमें भारत में कहाँ मिलता है? आपको पता है, मौर्य पीरियड के टाइम मिलता है। और मौर्य पीरियड में जो लोमश ऋषि गुफा है ना, लोमश ऋषि गुफा का जो आपने गेट देखा होगा मौर्य पीरियड के समय बनाया, तो उसमें ऐसा कहा जाता है, वो सर्वप्रथम उदाहरण है, सर्वप्रथम है प्रारंभिक उसका। लेकिन उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसका जो गेट है उसमें वुडन कार्विंग का इफेक्ट दिखता है ना। तो ये वाली चीज़ सही बोल रहे हैं कि जो वो आरंभिक, वो उसी की बात कर रहे हैं, उसमें वुड कार्विंग, काष्ठ वास्तु का जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि है ना, क्योंकि हड़प्पा काल के अंत से लेकर 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में काष्ठ निर्मित वास्तु प्रमुखता के साथ प्रचलित थी। अब ये वाली चीज़ को आप एक बात ढंग से देखो। सबसे पहली बात तो हड़प्पा कालीन का अंत, मतलब हड़प्पा शुरू ही क्या बोलते हैं, कहीं कोई 3300 ईसा पूर्व बोलता है, कोई 4000 से भी मान लो, चलो पकड़ो तो वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चालू होगा। मिड 4th सेंचुरी ईसा पूर्व से चालू हुआ था हड़प्पा। और कहाँ तक चला था? 1500 BC भी मानते हैं, कोई 1800 भी, लेकिन ये तो डेटिंग ही गलत है। मतलब हड़प्पा के अंत से आप शुरू होगे तो आप 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों जाओगे? आप इधर आओगे ना। आप 5वीं शताब्दी अगर इधर ईसा पूर्व नहीं होता तो चीज़ समझ भी आती। तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत हो गई है ना, कि इस समय चलती भी होगी अगर काष्ठ, तो हमको नहीं पता। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसके बाद इसे अधिक टिकाऊ माध्यम अर्थात पत्थर के रूप में नियंत्रित किया। तो बिल्कुल इसके बाद इसको काय में वो करा गया। वो ऐसा कह रहे हैं कि इस समय मीन्स काष्ठ निर्मित वास्तु बहुत प्रमुखता से चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो वाली चीज़, ये वाली अपन जो बोल रहे हैं रॉक कट वास्तुकला में पत्थर को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया। तो ऑब्वियसली हमने रॉक कट आर्किटेक्चर्स देखे हैं इंडिया के, है ना। तो ये वाली चीज़, तो ये लाइन तो सही है, लेकिन ये लाइन गड़बड़ है, तो इसलिए ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। सही नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वाली चीज़ सही दिख रही है। देखो, ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। आंशिक रूप मतलब ये वाला रूप इसका सही है, लेकिन ये रूप टोटली गलत है, ठीक है। तो इसलिए डेटिंग को थोड़ा सा देख लिया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजलियो के बाद के अपने शिल्पों में सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिया था। माइकल एंजलियो ने अपने जो उसके वो वाला है स्लेव्स वाला सीरीज़ आपने देखा होगा, मैंने बताया था, है ना, वो भी इनने अधूरा छोड़ दिया था। बाद का मतलब नहीं है ये, कुछ
10 मतलब 20-30 साल पहले, डेथ के 20-30 साल पहले को अधूरा छोड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, अपने शिल्प में सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिया था उनने अपने शिल्प में। वह वयोवृद्ध हो चुका था और उसकी अभिरुचि चित्रकला में अधिक हो गई थी। देखो अब बात ये है, ये वाली चीज़ तो सही है कि उनने बाद के शिल्प बोलो, चाहे जो रियो डानी पिएटा है उनकी लास्ट जो मूर्ति है ना, वो अधूरी है एक। और कुछ वो जो स्लेव्स वाली मूर्तियाँ हैं ना, वो भी ऐसी दिखती है, स्लेव वाली समझते हो ना, वो दास मूर्ति जो है वो भी ऐसी लगती है कि वो अधूरी है ना, वो भी अधूरी है। लेकिन वो तो उनने अपने मिड टाइम में बनाया था और रियो डानी पिनेटा लास्ट में था। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसका रीज़न, ये वाली चीज़ सही है कि हाँ अधूरा छोड़ दिया था। कौन से शिल्प के बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन चीज़ तो सही है कि उनने जो भी विचार करके अधूरा छोड़ दिया था। अब वह वयोवृद्ध हो चुका था और उसकी अभिरुचि चित्रकला में आई, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सही है यार, क्योंकि देखो अगर बात हम स्लेव की कर रहे हैं तो उसमें उनने बिल्कुल सोच विचार के वो चीज़ करी थी, है ना, उसको छोड़ा होगा क्योंकि वो जी रहे थे उस समय, है ना, और उन्हें छोड़ा था। जो भी उनका मोटिव सिर्फ एक्सप्रेशन हो या जो भी चीज़ हो वो हमें नहीं पता, तो इसलिए छोड़ा था। और रियो डानी पिएटा तो उनकी डेथ हो गई थी बनाते बनाते जब भी, तो इसलिए छोड़ा था। तो ये वाली जो आर मुझे गलत लग रहा है, लेकिन ए सही है, तो ए सही है और आर गलत, बी वाला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है, मतलब सौंदर्य के प्रति जो उनका लक्ष्य है हेनरी मूर का, वो सिर्फ प्रसन्न करने वाली चीज़ नहीं है, वो एस्थेटिक्स को इसी चीज़ से नहीं देखते। आदिम मूर्ति कला की भांति हेनरी मूर के कार्य पर एक आंतरिक दबी हुई शक्ति थी। तो ये दोनों चीज़ें सही है। हेनरी मूर को मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, तो ये क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो एस्थेटिक्स, सौंदर्य, क्या सौंदर्य इधर मतलब एस्थेटिक्स, वो क्या कि कुछ भी चीज़ जो देखने में अच्छी लगे, आपको अच्छी लग रही है ना, तो वो है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उनका जो हेनरी मूर का सीटेड वुमेन है वो बहुत अच्छा स्कल्पचर है, लेकिन उसके पीछे वो अच्छी दिखने वाली शक्ति, अच्छी दिखने वाली, प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है, दुख वाला पहलू है। क्या दुख वाला पहलू है कि ऐसी कहानी थी कि उनको, उनकी जो मदर थी, उनको जो पीछे उसमें सर्वाइकल, उसको बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, और जब वो स्पाइनल कॉर्ड की उनकी जो मालिश वगैरह या जो भी केयर टेकिंग करते होंगे, तो उनने इतने अच्छे से उनके स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी कर लिया था, और वही चीज़ उनने अपनी सीटेड वुमेन में उभारी थी, ठीक है। तो हो सकता है मैं बोलूँगी कि हमारे लिए वो एस्थेटिक वैल्यू अच्छी है, सौंदर्य मतलब प्रसन्न करने वाली, लेकिन उनके लिए वो सौंदर्य प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि उनके जो पहलू है वो एक पहलू है, मतलब है ना, वो दो पहलू है, उनके लिए वो सिर्फ प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो ये वाली चीज़ सही है। और आदिम मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्य में भी यही एक आंतरिक दबी हुई शक्ति देखने को मिलती है। तो दोनों चीज़ें इनकी सही है। ये बी ऑप्शन इसका भी आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। सभी महान कलाएं एकीकृत आदर्शों से निस्तृत होती है। कोई भी महान कलाएं हैं वो एक आदर्शों से निस्तृत होती है, क्योंकि महान कलाएं सदैव जीवन को उत्प्रेरित करती है, तो बहुत आसान सी दो शब्द, दो लाइनें, और इसमें कोई गलत चीज़ आपको नहीं दिख रही है, तो ये भी दोनों सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य साक्षरता तथा शाब्दिक साक्षरता दोनों एक समान नहीं हैं। इंग्लिश में देख लूँ मैं। विजुअल लिटरेसी इज़ नॉट लाइक वर्बल लिटरेसी। अब देखो ये बहुत, हिंदी और इंग्लिश में देखें मेरे हिसाब से बहुत अंतर क्रिएट कर दिया। इसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों एक नहीं है, दोनों का मतलब एक नहीं है, ये वाली बात बोल रहे हैं इसमें। कौन सा? दृश्य साक्षरता और शाब्दिक साक्षरता। विजुअल लिटरेसी और वर्बल लिटरेसी। इस हिंदी पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पूछा जा रहा है कि ये दोनों एक नहीं है, मतलब ये दोनों का मतलब एक नहीं है। लेकिन इंग्लिश देख रहे हैं तो हम क्या समझ आ रही है कि, इसलिए मैं कहती हूँ दोनों अपने आप को दोनों भाषा में आप कंफर्टेबल कीजिए, आंसर कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें हमको क्या बोल रहे हैं कि विजुअल लिटरेसी जो है वो वर्बल लिटरेसी के समान नहीं है, मतलब उनमें कोई समानता नहीं है। बात ये है
है ना, लेकिन अभी मैं पढ़ रही हूँ ये, तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि दोनों इक्वल है नहीं है। तो पूछना क्या चाह रहे हैं, ओवरऑल ये बता रही हूँ कि दृश्य साक्षरता जिसको कहते हैं विजुअल लिटरेसी, वो वर्चुअल लिटरेसी में कोई समानता नहीं है, मतलब उसके जैसी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों मैं समझूंगी कि कुछ चीज़ तो कॉमन है इनमें, समान तो है ना, कुछ डिफरेंस है लेकिन कुछ चीज़ समान है, मतलब ये दोनों समान है। विजुअल लिटरेसी वर्बल लिटरेसी के समान है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। अब बताती हूँ विजुअल लिटरेसी क्या मतलब, किसी भी चीज़ को देखने की, है ना, देखने की शक्ति, वो विजुअल लिटरेसी। लेकिन वर्बल लिटरेसी क्या, लिखने पढ़ने की दोनों की शक्ति। तो है तो एक ही समान, लेकिन दोनों की चीज़ें अलग है। तो ये वाले शब्द गलत है, क्योंकि जिस प्रकार हमें पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है, मतलब वर्बल लिटरेसी हमें सीखनी पड़ रही है, परंतु दृश्य जगत में पढ़ना नहीं पड़ता, मतलब वो समझते हैं विजुअल लिटरेसी के लिए सीखना नहीं पड़ता। तो हमें विजुअल लिटरेसी में भी हमें देखना है, पढ़ना है एक प्रकार से, तो उसके लिए भी हमें सीखना तो पड़ेगा ना, है ना। वॉट एवर वी आर सीइंग, हम पढ़ रहे हैं, विजुअल क्या, हम जो देख रहे हैं देखेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी तो सही ना, है ना। लिख नहीं रहे हैं, बस वर्बल में लिखना आ जाता है, तो उसको भी हमें सीखना तो पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल गलत है, तो बी वाला चीज़ सही है ना। मैंने समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई हो। अब आते हैं, एडवर्ड मंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, उन्हें वुडकट और लिथोग्राफिक माध्यम में भी कार्य किया है, ठीक है। तो एडवर्ड मंक द ग्रेट एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जिसने द स्क्रीम बनाया है ना, चीख जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक बहुत ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, बिल्कुल हैं, और उनने वुडकट और लिथोग्राफी में भी कार्य किया है। उनका एडवर्ड जो उनका है, ये स्क्रीन की बात कर रहे हैं, ऑयल ऑन कैनवास है वो, लेकिन उसके भी बहुत लिथोग्राफिक प्रिंट्स आगे बने हैं, है ना। तो ये चीज़ सही है। और उसके बाद उन दिनों क्या होता है, कलाकार केवल एक माध्यम और कला की केवल एक तकनीक में संतुष्ट नहीं होते थे, ये भी सही है, क्योंकि और उस समय के आर्टिस्ट हैं, हम पिकासो को ही ले लें, कंटेम्प्रेरी लेंगे, है ना, आगे पीछे थोड़ा, तो क्या करते थे वो, तो स्कल्पटर भी हैं, प्रिंटिंग भी करी है, पेंटिंग भी किया है, सब किया है ना। तो वही चीज़ है कि उस समय वो एक उस पर टिक के नहीं रहते थे। सब आर्टिस्ट उस समय के अपन ने देखे ऐसे ही रहते थे वो। अभी बताऊंगी मैं, इन शॉर्ट एक वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए इस वीक शायद, जो कि आपकी ये सब कला आंदोलन और कुछ आर्टिस्ट जो बहुत बेसिक टोन पे है ना, इतना हार्ड नहीं, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बहुत बेसिक टोन पे आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए, इसलिए, है ना। तो उसमें बताएंगे। तो ये तो भैया दोनों चीज़ें सही है, सी ऑप्शन सही करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखो, प्लेट स्मोकिंग से कोमल आधार को सुखाने तथा पिन होल्स को बंद करने में सहायता मिलती है, ठीक है। जो प्लेट स्मोकिंग मतलब ये सॉफ्ट ग्राउंड एचिंग वाली बात हो रही है यहाँ पे, मैं बता दूँ। उसमें जो प्लेट स्मोकिंग मीन्स प्लेट को हीट दिया जाता है, हीट करते हैं तो स्मोक निकलता है ना, लेकिन खाली प्लेट को नहीं, जब ग्राउंड रहता है उसमें लगा हुआ, ठीक है। प्रिंटिंग पढ़ोगे तो समझ आएगी, ग्राउंड जब रहता है तो उसको स्मोक करते हैं, हीट करते हैं। स्मोकिंग जब होती है तो उससे क्या होता है, सबसे पहले वो जो, क्योंकि सॉफ्ट ग्राउंड रहता है, गीला रहता है, चिकना रहता है, तो उसको सूखने में कार्य करता है, वो सही है ये। और पिन होल्स जो रहते हैं, है ना, उसमें प्लेट में, उसको भी बंद करना रहता है ना, उससे नहीं तो प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वो बंद करने में भी सहायता मिलती है, तो ये सही है। जब प्लेट पर अति पतला और मुलायम लेप लगाया जाता है तो प्रिंट मेकर को सामान्य सतह से पिन होल्स को बंद करना पड़ता है, मतलब ये थोड़ा सा इंग्लिश देख लूँ, द वेरी थिन सॉफ्ट ग्राउंड। हाँ, अगर बहुत सॉफ्ट ग्राउंड प्लेट पे लगाया जाता है तो जो प्रिंट मेकर हैं उनको नॉर्मल ग्राउंड से पिन होल को बंद करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट ग्राउंड में थिन लेयर ही चाहिए होती है, ऐसी पतली सॉफ्ट लेयर ही चाहिए होती है, नॉर्मल की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक ए तो सही है, लेकिन बी गलत है, ए सही बी गलत, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 39 क्वेश्चन। पॉल गॉगिन एक चित्रकार था, उसने छाया चित्रकला पे कार्य किया। पॉल गॉगिन पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के बहुत अच्छे कलाकार है ना, उनने अपने जो फिगर्स और उस पर अच्छे से कार्य किया है। टहीटी वुमेन है ना, फोक आर्ट पे से वो प्रभावित पहले यूरोपियन उस समय के, मतलब पहले कलाकार थे, ठीक है। और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के थे वो, है ना, जिसको आप बोलोगे उत्तर प्रभाववाद, है ना। उनमें छाया चित्रकला में कार्य उनने किया है, उनके आप पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा उनने छाया
उसमें दर्शाने की कोशिश की है, जबकि उससे पहले तक ये चीज़ नहीं हो रही थी उनके कंटेम्प्रेरी। पॉल गॉगिन तहीती द्वीप की महिलाओं तथा वहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित थे। वहाँ पे बिल्कुल ये रटरी लेना है, बहुत बार आता है, उससे प्रभावित थे और इसलिए तहीती महिलाएं मतलब उनकी सब्जेक्ट भी इनकी पेंटिंग्स में दिखते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ सही है, सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट। 40 देखते हैं, 40वां, दृष्टि की सततता जिसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। 1 मिनट इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। देखिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन एक्सप्लेन्स दैट इमेज इज शोन इन फास्ट सक्सेशन द ह्यूमन आई वुड परसीव दैम एज मूविंग। परसिस्टेंट ऑफ वीमेन इज अ फेनोमेनन यूज्ड फॉर फ्लिप बुक्स। चलिए, दृष्टि की सततता क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ वीमेन इस बात की व्याख्या करता है कि तीव्र गति से सिलहलोर ढंग से दिखाई देने वाली छवियों को मानव की आँख चलचित्र के रूप में ग्रहण कर लेती है। मतलब एकदम तीव्र गति से अगर जब हम कुछ चीज़ दिखते हैं तो जब वो चीज़ सामने होती भी नहीं है ना तो हमें वो दिखने लगती है ना, क्योंकि उसकी ये क्या प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी मनुष्य की आँख की रेटिना जो होती है ना, रेटिना की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप याद कीजिए, आप लोग जब कहीं जाते हैं धूप में बाय रोड, तो आपको वो सामने मिराज क्रिएट होता है, मिराज क्रिएट होता है, दिखता कैसा पानी है, तो ये भ्रम है। एक्चुअल में बाहर आगे पानी नहीं रहता, लेकिन वो भ्रम होता है, मिराज जो होता है। तो वो भी एक मिराज इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये वाली चीज़ है, इस तरह से ये होती है। दृष्टि की सततता फ्लिप बुक्स में प्रयुक्त एक दृष्टिव्य है ना। तो जो फ्लिप बुक्स होती हैं, इनको आगे फ्लिप बुक्स और आप समझते हैं फ्लिप बुक्स देखना आप लोग जो होता है, उससे भी ऐसा होता है कि इंसान की मेमोरी में मतलब वो परसिस्टेंस दिखने लगता है। इस चीज़ को आगे इनमें यूज़ किया गया है, फिल्म मेकिंग इनमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। चलिए आगे देखें। 41 क्वेश्चन, रंग चित्र के संदर्भ में तृतीयक रंगों को अनुरूपी रंगों से भी संदर्भित किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है? जो तृतीयक है, मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश देख लेती हूँ। तृतीयक रंग और अनुरूपी रंग, मतलब तृतीयक रंग मतलब कि आपका टर्शरी कलर्स, और अनुरूपी मतलब एनालॉगस कलर। तो वो ये ऐसा बोल रहे हैं कि टर्शरी कलर्स और एनालॉगस कलर दोनों इक्वल होते हैं, इनको एक ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है, टर्शरी कलर वो जो सेकेंडरी और प्राइमरी कलर से मिल के बने होते हैं, लेकिन एनालॉगस कलर जो कलर व्हील में बिल्कुल पास पास होते हैं। पास पास मतलब रेड ऑरेंज, ये क्या है? रेड ऑरेंज, फिर ऑरेंज, ये एनालॉगस कलर है ना, मतलब एक साथ हैं। तो ये दोनों, ये चीज़ गलत है। टर्शरी कलर अलग होता है, एनालॉगस अलग होते हैं। रंग चित्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक एवं द्वितीय रंग के बीच में होते हैं। अब रंग चक्र के संदर्भ में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिख रखा है ना। मतलब आप ये मत मानने ला कि पहले प्राइमरी फिर टर्शरी फिर सेकेंडरी, ये नहीं बोलना चाह रहे। वो ये बोल रहे कि अगर ये रंग चक्र बनाओ, रेड येलो ब्लू, और फिर आगे बनाओ, क्या बनाओगे? ऑरेंज ग्रीन और वायलेट। अब उनके बीच में ये तो सब क्या, ये आपका क्या है? प्राइमरी कलर, ये आपका है सेकेंडरी कलर। इन दोनों के बीच में जो कलर आएगा रेड वॉयलेट, वो कौन सा कलर है? टर्शरी कलर। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों इनके बीच में है। तो बिल्कुल सही, ये दोनों इनके बीच में है। तो ये तो गलत है, ये सही है। आर गलत, ए गलत और आर सही। चलिए, अभिकल्प मतलब डिज़ाइन में संतुलन, बैलेंस, बल, लय, रिदम, अन्व्यक्ति और वैषम्य, वे सिद्धांत जिसमें अभिकल्प निर्मित होता है। ठीक है, देख लो एक बार, मैं भी देख लूँ। डिज़ाइन में बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम, यूनिटी, ये सारे वो हैं, प्रिंसिपल्स हैं कंपोजिशन के। और कॉन्ट्रास्ट, ये प्रिंसिपल हैं जो कि डिज़ाइन में भी होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कंपोजिशन डिज़ाइन में ये आप पढ़ते हैं थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स में, ये उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं। आगे देखो, डिज़ाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान वे तत्व हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि डिज़ाइन का निर्माण किस प्रकार हुआ है। कुछ नहीं है, कुछ भी चीज़ है, डिज़ाइन है चाहे कंपोजिशन है, कोई भी हमारा है चित्रकला के, ये प्रिंसिपल्स हैं, वो
साधारण भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, सिद्धांत हैं और ये तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग सब बिल्कुल आते से ही सबसे पहले पेन कॉपी उठा के हम लोग फाउंडेशन में यही पढ़ते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों चीज़ें सही है, इसमें कोई भी हेरफेर नहीं है, तो दोनों सही, डी ऑप्शन। चलिए 43, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है। कोई डाउट नहीं है, ये भी आते से सबसे पहला पेज पढ़ते हो कि मुख्य सब्जेक्ट क्या है ना। इन चीज़ में अब हम नेट के पेपर में अब इस चीज़ को तो डिस्कस करूँगी नहीं, बिल्कुल सही है ना। शिकार दृष्टि मेन विषय है प्रागैतिहासिक में, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल के शिकार पर ही तो आधारित था, तो कोई गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए था, इसलिए वो बनाते थे। और भी बहुत सारे अपने मन की उपज हैं, है ना, कि इसलिए भी बनाते होंगे, शिकार दृश्य इसलिए भी बनाते होंगे, है ना, तो जादू टोना और बहुत चीज़ें। तो आप ये चीज़ बिल्कुल दोनों सही हो गई है, तो आर सही, ये रहा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखें 44 क्वेश्चन। ये क्या किया, पहले ही इधर ऑप्शंस लगा दिए। चलिए, ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तेल चित्रण में होता है। ड्राई ब्रश टेक्निक आप समझते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम हम जब कलर्स को लगाते हैं तो वो जल रंग को भी कर सकते हैं, तेल रंग को भी करते हैं। सही है, सही है। ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार से टेक्सचर उत्पन्न करता है। क्यों करते हैं ड्राई ब्रशिंग, ये भी बताया। जो देखो पेंटिंग चीज़ों को हम थ्योरी भी पढ़ते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल जोड़ के पढ़ो, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, अगर है ना, उससे मतलब ये चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही, ड्राई ब्रशिंग टेक्सचर क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो ये दोनों सही, मतलब ए ऑप्शन। चलिए, अकबरकालीन मुगल पेंटिंग में चित्रों में क्षैतिज रेखा को हमेशा ऊंचा दिखाया गया है, बाद में मुगलकालीन चित्रों की अपेक्षा। बाद के जो मुगलकालीन चित्र हैं उसकी अपेक्षा अकबर का जो पेंटिंग्स हैं, अकबर के टाइम की जो पेंटिंग्स है उसमें हॉरिजॉन को, जो हॉरिजॉन है आपका, जो ये वाली ये हॉरिजॉन होता है ना, वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मतलब ज़्यादा बताया गया है एज़ कंपेरिजन टू जहांगीर, शाहजहां, इन समय के जो पेंटिंग्स हुआ है। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए अकबर चाहते थे कि चित्रों में भूतल पर होने वाली सभी घटनाओं का अंकन हो, जो भूतल पे जो घटनाएँ हैं सबका अंकन हो। तो दोनों चीज़ें सही है इस संदर्भ में, और ये बी ऑप्शन आपका सही। चलो, ये बहुत अच्छी बोरिंग क्वेश्चन के अंत हुआ, अब अपन इनको जमाते हैं फटाफट शानदार तरीके से। बौद्ध स्तूप, जो बौद्ध स्तूप पढ़ते हैं उसकी संरचना नीचे से ऊपर की ओर करना है ना। सबसे नीचे क्या, ये चार चीज़ें दिख रही है, छत्रावली, हर्मिका, अंडा भाग, मेधी। सबसे नीचे होती है मेधी, ऐसा स्क्वायर बेस, फिर अंडा, फिर ये हर्मिका और फिर छत्रावली। ठीक है, देखो कितना बढ़िया स्तूप बना दिया तो मेधी, अंडा भाग, हर्मिका, छत्रावली, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नो डाउट इसमें आंसर अच्छे खासे हैं, अच्छे मतलब बढ़िया हैं, गलत है ही नहीं। चलो चलिए जल्दी करते हैं, इनको भी अरेंज करना है अपने को। पाश्चात्य स्मारकों को क्या क्या है, एक्रोपोलिस का पार्थेनॉन, रोमन का कोलोसियम, हजिया सोफिया और राइन्स कैथेड्रल। चारों बहुत अच्छे से देखी वाली चीज़ें हैं ना। सबसे पहले आएगा, अच्छा यही सही है क्या, ऑप्शन फर्स्ट ही। सबसे पहले ग्रीक एक्रोपोलिस का पार्थेनॉन है ना, ग्रीक में है, जो ग्रीक पीरियड के समय। रोम का कोलोसियम, रोम लिखा ही हुआ है। हगिया सोफिया बाइजेंटाइन समय, और राइन्स कैथेड्रल गॉथिक समय, गॉथिक पीरियड। ठीक है, तो ये ए वाला चीज़ सही है, ग्रीक से लेके गॉथिक तक अपनी टाइमलाइन जमा लो। चलो ये जल्दी जल्दी होंगे थोड़े। सिस्टाइन चैपल की छत पर जो चित्रण किया गया था, किसने किया था, माइकल एंजलियो ने किया था, बहुत शानदार तरीके से। तो उसका मैंने आपको पूरा जब माइकल एंजलियो का वीडियो बताया था, देख लेना आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो देखो, क्योंकि बहुत बार नेट के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया है, इसलिए कि उसका सीक्वेंस है ना, कौन सी पेंटिंग कहाँ कहाँ थी, ऐसी जो पेंटिंग्स हैं वो वाली उसका सीक्वेंस था। तो कौन सा सीक्वेंस सही है ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, क्रिएशन ऑफ एडम, फॉल ऑफ एक्सपर्जन फ्रॉम पैराडाइज, और दिस सेक्रीफाइस ऑफ नूह। तो ये आपका जो है इसमें सर्वप्रथम ये आ जाएगा एडम, ईव नहीं, पहले एडम,
फिर ईव, फिर फॉल ऑफ एक्सप्रेशन, ये वाला है ना। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर कर चुके हैं, अब इसमें समझाने की कोई बात नहीं। पहले वो आता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है, अलग अलग पैनल्स में जो डिस्क्राइब है। चलिए अब हम देखते हैं कलाकार, बहुत शानदार, बढ़िया। 49th डोनाटेलो है, डेला रोबिया है, बर्निनी है और मेडाडो रोसो है। ठीक है, तो देखो डोनाटेलो आपको पता है एंड ऑफ द 14th सेंचुरी है ना, 13 पे है, तो ये डोनाटेलो सर्वप्रथम आएगा। फिर लूका डेला रोबिया, ये तो 1400 का याद है मुझे, और ये ग्लेस टेराकोटा स्कल्पचर उसके लिए भी जाने जाते हैं, याद रखना क्वेश्चन आए इसलिए। बर्निनी बरोक पीरियड का है, और रोसो पता है फाउंटेन ब्लू इस समय का है, जो है ना 1858 19वीं शताब्दी के समय का है। ठीक है, तो ये वाला आपका टाइमिंग सही है, ए वाला। अब आते हैं 50 रेनेसा, रोमन, रोमनस, बाइजेंटाइन। वाह यार, ये तो बिल्कुल ऐसा जीवन दान मिल जाता है ना। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो भाई सबसे पहले आपको पता है, नीचे देख लो, डी वाला ही सही है। रोमन आर्ट सर्वप्रथम है ना 4th सेंचुरी टिल 4th सेंचुरी। फिर बाइजेंटाइन है ना 7th 8th सेंचुरी। रोमनस जिसको 12वीं शताब्दी थे, 100 साल का ही पीरियड रहा है। और रेनेसेंस आर्ट 15th सेंचुरी। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ये भी बहुत बढ़िया जीवन दान है ना। आपको ये अपने कला आंदोलन जमाने शानदार। सबसे पहले बता दो, घनवाद, प्रभाववाद, संरचना, दांत। सबसे पहले प्रभाववाद, ये रहा बी आंसर सही है। और कुछ पता भी नहीं हो तो भी पता है, प्रभाववाद सबसे पहले रियलिज्म के बाद, फिर प्रभाववाद, घनवाद, संरचनावाद और दादावाद। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। विलास शिंदे, रीनी धूमल, कविता नायर, पलानीअप्पम। ठीक है, मोस्टली सब ने प्रिंट मेकिंग में काम किया है, लेकिन कुछ ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या करना क्या है, सबसे पहले कौन और बाद में कौन। तो सर्वप्रथम तो इन चारों में दिख रही है मुझे रीना धूमल, ये रीनी धूमल है ना, लेकिन इसमें आगे देखना है विलास शिंदे, फिर पलानीर, कविता नायर, ये वाला बी वाला आंसर सही है। ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड आपका सही बैठेगा इनका। चलिए, एक्वा टिंट में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का सही क्रम लिखिए। मीन्स ये जो सामग्री है वो एक्वा टिंट में यूज़ होती है, लेकिन सर्वप्रथम क्या यूज़ होगा ऐसा लिखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रिक प्रिंटिंग, रेजिन डस्ट यूज़ करेंगे है ना, रेजिन डस्ट यूज़ करते हैं एक्वा टिंट में, हमेशा याद रखना। उसके बाद उससे ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है। फिर नाइट्रिक एसिड से एसिडिफिकेशन होता है, मतलब एचिंग होता है, उसका अम्लांकन होता है, जो कि मीजोटेंट में नहीं होता, यही अंतर है। और फिर एट लास्ट प्रिंटिंग होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखें, लिथोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को सही क्रम में चुनिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, जैसे लिथोग्राफी में मीन्स कौन सी चीज़ पहले यूज़ होती, कौन सी बाद में, ये बताया। चलो तो देखते हैं, कार्बोरेंडम, अर्बेरिक गम, टूशे और वॉश आउट सोल्यूशन। तो सर्वप्रथम देखो कार्बोरेंडम पाउडर यूज़ होगा, ए ही सही है आंसर। तो कार्बोरेंडम पाउडर क्यों यूज़ होगा, हम उस स्टोन को प्रॉपर बनाएंगे पहले उस पाउडर की मदद से, कि वो स्केचिंग और उसके लिए प्रॉपर हो जाए है ना, उसमें हम तरीके से कर सकें। अरेबिक गम जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एचिंग, जो अम्लांकन वाली चीज़ है उसके लिए करेंगे। फिर टूशे इज इंकिंग है ना। और वॉश आउट सोल्यूशन सबसे आखिरी में हम उसको जब वॉश आउट करना चाहेंगे उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसमें पढ़ रखा है लिथोग्राफी, ये चीज़ों की चिंता नहीं है, और इसको फिर मैं आगे इतना डिस्क्राइब करूँगी भी नहीं। चलिए, मुद्रित विज्ञापन में, मतलब जो हमारा पेपर है इसमें प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट में क्रम बताओ, बॉडी कॉपी, सब हेडलाइन, स्लोगन, हेडलाइन। तो सर्वप्रथम देखो, वाह यार ऐसे कैसे, हेडलाइन सबसे आखिरी में कैसे होगी, तीनों ही कैसे गड़बड़ हो जाते हैं। चलो लास्ट देखो, सबसे पहले हेडलाइन आएगी, सब हेडलाइन उसकी छोटी, बॉडी कॉपी जो उसका पूरा चीज़ जो कि कॉपीराइटर लिखता है अपने हाथ से, और स्लोगन जो एट लास्ट अगर आपको स्लोगन देना हो। तो डी वाला आंसर सही है। चलिए, संप्रेषण प्रक्रिया जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित को क्रमवार कीजिए। अब इसमें भी हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे हमसे, मतलब कोई जो दे रहा है
जो भी मैसेज है वो दे रहा है और वो प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंचेगा। तो सर्वप्रथम एनकोडिंग, प्रेषक, प्रापक, चैनल, है ना। तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएंगे आपके प्रेषक जो दे रहा है, ये रहा। फिर एनकोडिंग, है ना, फिर वो उसको एनकोड करेंगे, चैनल पे जाएगा और प्रापक के पास चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार ये वाला सी वाला है, इंग्लिश में भी मैं दिखा देती हूँ, कुछ लोग ये देखो, एनकोडिंग, सेंडर, रिसीवर, चैनल। तो सबसे पहले सेंडर जो कि भेज रहा है, फिर एनकोड करेंगे उसको, फिर चैनल के पास जाएगा और फिर वो रिसीवर पे प्राप्त होगा। निम्नलिखित रंग को शीतल से उष्ण मतलब कूल से सॉफ्ट हॉट की ओर ले जमाना है। नीला, क्रीमजी, हरा, सिंदूरी। मैं इंग्लिश में जाऊंगी थोड़ा सा। ब्लू, क्रिम्जन, ग्रीन, वर्मिलियन। तो सबको पता है, सबसे पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर क्रिम्सन और फिर वर्मिलियन। हमको देखो ब्लू की तरफ आ रहा है, वहाँ से आएगा तो वर्मिलियन पहले आएगा, क्योंकि हम अगर हॉट से आते तो वर्मिलियन पहले आता, क्रिम्सन और वर्मिलियन। लेकिन अभी हम इधर ग्रीन से इधर से आ रहे हैं, कूल से आ रहे हैं, तो कूल में, क्रिम्सन में कूल का पोर्शन ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू वर्मिलियन। ठीक है, क्रिम्सन में ब्लू का पोर्शन होता है, इसलिए ये वाली चीज़ आप सही मानोगे। कलर देखिए, नॉलेज तो बिल्कुल आंखों के सामने रंग आ जाने चाहिए और हम बहुत अच्छे से इसको जमा सकते हैं। चलिए, इसका आपको ऑर्डर बनाना है। डाली, पॉलेट, मोनेट, गॉगिन। अरे बहुत अपने वाले कलाकार हैं सारे, बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। सबसे पहले आएंगे मोनेट, है ना, क्लाउड मोनेट जो कि फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म। सबसे पहले इम्प्रेशनिज्म आएगा, फिर गॉगिन अभी बताया पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के कलाकार। डाली श्योरियलिज्म के हैं और जैक्सन पॉलस एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, तो ये वाला आपका सी ऑप्शन सही है। चलो अब देखते हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हिंदी में। महापुराण, रज्मनामा, हमजानामा, कल्पसूत्र। सर्वप्रथम सबको पता है कौन है भाई, जैन पीरियड्स के टाइम कल्पसूत्र, फिर महापुराण, फिर हमजानामा और फिर रज्मनामा। तो ये ऑप्शन पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हो इंडियन पेंटिंग में। चित्र शैलियों का कल अनुसार लिखिए। अजंता, गढ़वाल, बंगाल, कांगड़ा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले अजंता, फिर कांगड़ा, फिर गढ़वाल और फिर बंगाल, डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, ये तो सब बहुत अच्छे आसान आसान क्वेश्चन कुछ कुछ, तो उसमें मैं क्या बताऊं, आपको पता है टाइम पीरियड कौन सा पहले कौन सा बाद में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सबको ये तो जानते हैं, सासाराम बिहार में। अष्ट उस पे है वो, है ना, क्या बोलते हैं, अष्टकोण। अटाला मस्जिद कहाँ पे है, तो जौनपुर में है। गयाजुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है और हिंडोला महल मांडू में है। तो ए का 3 डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, बढ़िया से। चलिए, रैफ्ट ऑफ मेडूसा, स्क्रीम, लॉन्चमैन ऑन द ग्रास और स्कूल ऑफ एथेंस। चारों ही बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स। ठीक है, रैफ्ट ऑफ मेडूसा थियोडर जॉरिकल्ट का है ना, रोमांटिसिज्म का गिरा। फिर द स्क्रीम एक्सप्रेशनिज्म, एडवर्ड मंक सामने ही बैठे हैं। लंचमैन ऑन द ग्रास इम्प्रेशनिज्म किसका है, माने का है। और स्कूल ऑफ एथेंस राफेल का, रेनेसेंस टाइम। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, बी आंसर आपका सही है। चलिए अब देखते हैं लेखकों और उनकी पुस्तक। बेंजामिन रोलैंड, वी.एस. अग्रवाल, पर्सी ब्राउन, एस.के. सरस्वती। किसने क्या लिखा है उस पर बात करते हैं। तो जो हमारे बेंजामिन रोलैंड है, उनने लिखा है इंडियन आर्किटेक्चर, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी होती हूँ। वी.एस. अग्रवाल का द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है ना, इंडियन आर्किटेक्चर रोलैंड का है। पर्सी ब्राउन सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर और एस.के. सरस्वती का इंडियन आर्ट। चारों ही इंडिया से पर्सपेक्टिव में बुक है, याद रख लो बहुत अच्छे से। रोलैंड ने लिखा है इंडियन आर्किटेक्चर, डी ऑप्शन है। ठीक है, रोलैंड ने लिखा है इंडियन आर्किटेक्चर, वी.एस. अग्रवाल ने लिखा है द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। पर्सी ब्राउन ने स्कल्पचर के बारे में, मतलब सर्वे ऑफ स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर। और एस.के. सरस्वती ने इंडियन आर्ट का एस.के. सरस्वती है। ठीक है, चलो आगे देखें। पाइक्रोमेटिक कोन
पाइटेड, चीजल, गॉस और ल्यूटो। कौन सी चीज़ किस में यूज़ आती है? बहुत बढ़िया, आसान आसान है यार ये तो। देखिए, पाइक्रोमेटिक कोन टेराकोटा वर्क के लिए यूज़ आएगी, चीजल काय के लिए, तो चीजल स्टोन कार्विंग के लिए यूज़ आएगा, गॉज जो है गॉज वुड कार्विंग से सबको पता है, और ल्यूटो ब्रॉन्ज कास्टिंग में यूज़ आएगा। ठीक है, तो ए का 1, बी का 4th सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको भी सम्मिलित कीजिए। द लूव्र मतलब है ना, बैप्टिस्टा ऑफ सेंट जियोवनी, विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम और द पार्थेनॉन। तो लूव्र कहाँ है? पेरिस में, सब जानते हो। बैप्टिस्टा ऑफ क्या है? सेंट जियोवनी फ्लोरेंस में है। विक्टोरिया एल्बर्ट लंदन में है ना, सबसे बड़ा म्यूज़ियम। और द पार्थेनॉन ग्रीक में है। ठीक है, द लूव्र म्यूज़ियम पेरिस में, ए का 3rd ये वाला। फर्स्ट आंसर आपका सही है। चलिए आगे देखें 10 क्वेश्चन फटाफट। बालन नंबियार, रविंद्र रेड्डी, प्रतिपाल लाडी, मृणालिनी मुखर्जी स्कल्प्टर्स हैं। इनका कहाँ का बर्थ प्लेस होगा? ये कहाँ के हैं ये लोग, वो बताओ। तो बढ़िया पता है अपने को तो। बालन नंबियार ये जो हैं हमारे बेंगलोर के हैं, कृष्णा रेड्डी हैदराबाद, प्रथान लड्डी शिलोंग और मृणालिनी मुखर्जी दिल्ली की हैं। ठीक है, तो ए का 3rd, बी का 4th, ये रहा डी ऑप्शन आपका सही है, सी का 2nd। चलिए आगे देखें, कौन से ये प्रिंट मेकर्स हैं सारे, किसने किस चीज़ में कार्य किया है? चित्त प्रसाद, देवयानी कृष्ण, जयंत पारिक, सनत। तो हमारे चित्त प्रसाद जी जो हैं वो मेटल फ्राइल सामने तो दिख रहे हैं, देवयानी कृष्ण कलर एचिंग, जयंत पारिक लिनोकट ये भी सामने है, सनतकर वुड इंटेग्लियो। ठीक है, कुछ एक आध नहीं भी पता हो तो भी कुछ नहीं, काम बन जाता है। कौन सा है इसका? ये डी वाला, ए का 1 है ना, हाँ डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 68 जल्दी देखें। लेविगेटर, स्क्वीज, ब्यूरिन, रिलेट। वाह मज़ा आ गया। कौन सी चीज़ कहाँ में यूज़ आती है? लेविगेटर पता है सबको, लिथोग्राफी ये रहा, फिर स्क्वीज़ इंक लगाने को सिल्क प्रिंट में, ब्यूरिन कुट 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 ऐसे यूँ क्या बोलते हैं एनग्रेविंग करने के लिए वुड कट में, और रोलेट जो कि मोस्टली मेजोटिंट में, इंटेग्लियो के मेजोटिंट में यूज़ होता है। ठीक है, लेविगेटर स्टोन को शेपिंग में यूज़ होता है। तो आपका ए का 4th, बी का 3rd, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1 ये रहा 4th आंसर सही है। ठीक है, 4th आंसर सही हो गया भाई। अब देखते हैं आयरन परक्लोराइड, स्नेक स्टोन, टेलो और फैट चॉक कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है? ठीक है, तो आयरन परक्लोराइड आपको पता है एचिंग में यूज़ होती है, प्लेट में कॉपर जिंक की। स्नेक स्टोन ये क्या है? क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग में यूज़ होगी। टेलो आप ग्राउंड के लिए यूज़ करते हो, फोरग्राउंड जो, और फ्रेंच चॉक से वाइपिंग की जाती है ना, ये सब उसी की टेक्निक्स प्रिंटिंग्स की। लेकिन कौन सी चीज़ किस में? जैसे एसिड है तो एसिड एट द टाइम ऑफ एचिंग यूज़ होगी, चॉक है तो काय के वाइपिंग के टाइम पे यूज़ होती है। तो ये वाली चीज़ ऐसे इसलिए बोला गया आपको। तो ए का 3rd ये रहा, लास्ट डी ऑप्शन सही है। आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक की निम्नलिखित संप्रेषण विधियों को सुमिलित कीजिए, है ना, मतलब किस समय क्या हुआ था? श्रव्य मतलब सुनना, मुद्रण मतलब मुद्रण प्रिंटिंग, दृश्य श्रव्य विजुअल ऑडियो विजुअल, और श्रव्य मतलब ऑडियो, है ना, और अमौखिक मतलब इंग्लिश में देखूं क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट प्रिंटिंग, फादर ऑफ नहीं ये वाला है नॉन वर्बल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो श्रव्य जो है क्या है वो भाई 1920 के दशक से आरंभ हुआ। फिर मुद्रण गुटेनबर्ग। अमौखिक मतलब वो ये आदिकाल, और दृश्य श्रव्य आधुनिक है। ठीक है, तो ए का तो 4th ये बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखें।
बैनर एडवर्टाइजिंग, सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के जनक और डायरेक्ट प्रिंटिंग। तो विज्ञापन के जनक सामने दिख रहे हैं, डेविड ओगिलवी, है ना, उनको ऐसे मिला दो पहले ही। डायरेक्ट प्रिंटिंग क्या होती है, चलो ऊपर देखते हैं पहले। बैनर एडवर्टाइजिंग वेब पेज, सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग उसमें मैगजीन में होती है, और डायरेक्ट प्रिंटिंग लेटर प्रेस, विद द हेल्प ऑफ लेटर प्रेस वी कैन डायरेक्ट प्रिंटिंग हम कर सकते हैं। तो ए का 4th, डी ऑप्शन आपका सही है। चलो इसको भी सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र, डबल स्पेस ऐड, पैकेजिंग और सैंडविच बोर्ड, कहाँ क्या चीज़ होती है। तो समाचार पत्र क्या है भाई, समाचार पत्र में गटर स्पेस होता है, मतलब राइटिंग जो वो चीज़ रहती है। डबल स्पेस ऐड उसमें क्या है, वो कहाँ पे आती है, मैगजीन में। अभी क्या देखा था, एक मिनट, अच्छा इसमें सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग थी, ओके। और ये डबल स्पेस ऐड मैगजीन में। पैकेजिंग क्या है, ब्रांड नेम से पैकेजिंग, और सैंडविच बोर्ड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। ए का सेकंड, डी ऑप्शन सही है। चलो अब बताओ, अरे वाह ये भी बहुत शानदार अपने अपने ही हैं। प्रभाववाद, फाववाद, अभिव्यंजनवाद, अतियथार्थवाद, कौन से आर्टिस्ट कहाँ के हैं। तो प्रभाववाद की कौन देख रहे हैं, ये मोनेट, जनक इसके। फाववाद मेटिस, अभिव्यंजनावाद मंक, और अतियथार्थवाद मीरो हो, डाली हो, जो भी हो। प्रभाववाद, फाववाद ए से थर्ड, ए का 3rd, ये रहा, बी का 1। चलो ठीक है। अब ये देखो, निम्नलिखित चित्रों में से उनके मीडियम के साथ सुमेलित कीजिए। तो ट्रीज़ है, ट्रीज़ क्या है, ट्रीज़ कैसे बनाया गया है, तो ट्रीज़ जो है इंक, ठीक है, ट्रीज़ है इंक। हेड ऑफ शिवा टेम्परा, वॉशन टेम्परा, नंदलाल बोस जी का। ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, किसका है, तो ये आपका टेम्परा। और 3 वुमेन ऑयल का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। बहुत बढ़िया। कलाकार है ना, कौन से कलाकार का जन्म वर्ष जो है उसके साथ सम्मिलित करने हैं। बेंद्रे, हेब्बर, विमल दास गुप्ता, एस रज़ा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं इन लोग को, तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। एन एस बेंद्रे का सबको पता ही है, 1910, हेब्बर 1912, विमल दास गुप्ता 1917, और एस रज़ा 1922, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का 1, ए का 3rd, बी का 1, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा जून 2012 का पेपर। उम्मीद है समझ आया होगा। बढ़िया, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।